हमने मॉडर्न फिजिक्स की पार्ट वन फार्मूला में जो सारे फॉर्मूलाज देखे थे, उसके बाद आज हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट टू फार्मूलाज देखेंगे। उसमें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सारे चीजों के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो होती है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट। वैसे ही ये एक्स में है, वैसे ही वाई एंड जेड में होगा। एंड मोमेंटम उसी के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो पी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में पी वाई, जेड के रिस्पेक्ट में पी जेड, वैसे ही होगा। ठीक है, ये हो गई पोजीशन एंड मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। वैसे ही एनर्जी एंड टाइम की अनसर्टेनिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, उसके साथ साथ एंगुलर पोजीशन की अनसर्टेनिटी। ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती है, वहां यहाँ पे हमने क्या देखा, लेस देन इज इक्वल टू किस, ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे, एच कट से। पर ये उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। गॉसियन वेव पैकेट में जो होती है, उस स्टेट में मिनिमम वैल्यू ये होती है सबसे मिनिमम वैल्यू किसी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एच कट बाई 2। ठीक है, इससे और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता अनसर्टेनिटी की वैल्यू, ये होती है सबसे मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आ जाती है किसी भी फंक्शन में अनसर्टेनिटी या डेविएशन अगर हम देखें किसी भी फंक्शन का, तो वो हो जाएगा उसका फंक्शन का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर का रूट ओवर। ये भी हम आगे अभी देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है। उसके बाद आ जाती है अगर किसी भी फंक्शन में हमें परसेंटेज निकालना हो उस फंक्शन की अनसर्टेनिटी के परसेंटेज, तो हो जाएगी डेल्टा एफ व डेल्टा फंक्शन डिवाइडेड बाई फंक्शन मल्टीप्लाइड इनटू 100। ये हो जाएगी परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एनी फंक्शन। ओके, उसके बाद देखते हैं वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। तो वेव फंक्शन में देखते हैं पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई वेव फंक्शन हमारी साई एक्स टी, एक्स एंड टी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी। उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इनवर्सली इक्वल टू डिस्टेंस टू द पावर n। ठीक है, ये हो गई पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उसके बाद आ जाती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइज कंडीशन। ठीक है, तो कोई भी एक ऑपरेटर, ये जो स्टार हमने लिखा है, ये हो गई उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर ये फंक्शन गिवन है साई, उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है साई स्टार से। तो साई स्टार साई इंटीग्रेशन ओवर डी आर ले लो, आर के रेस्पेक्ट में अगर हम अगर ले रहे हैं तो वो हो जाएगी डेल्टा आई जे। ठीक है, डेल्टा आई जे में अगर आई इज इक्वल टू जे हुआ तो हो जाएगी 1, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइज। अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे हो गई तो उसे बोलते हैं हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन या 0। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल एक्सेप्टेंस की वेव कब सेटिस्फाई होगा या कौन सा वेव हम ले सकते हैं कैलकुलेशन में। तो पहली बात, साई एक्स टी जो होगी वो एक फाइनाइट वेव होनी चाहिए, जिसके एग्जांपल ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है साई एक्स टी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, जैसे कि पॉलिनोमियल वैल्यू हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गई, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हो गई, इक्वेशंस हो गई, वैसे ही। उसके बाद साई एक्स टी क्या होगी, कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द स्पेस। हम जिस स्पेस में ये वाले फंक्शन ले रहे हैं, हमेशा हर जगह पे कंटिन्यूस होना चाहिए। पर उसका डेरिवेटिव कभी कभी किसी किसी जगह पे कंटिन्यूस नहीं होती है। कौन सी जगह पे नहीं होती है, पहले क्या होती है, अंडर हुईज द पार्टिकल इज मूविंग has an infinite amount of discontinued at some point, infinite amount of discontinuity। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कहां पे, जहां पे डायरेक्ट डेल्टा नेचर वो शो करता है। हमने देखा था अभी जो नॉर्मलाइज सिचुएशन में डायरेक्ट डेल्टा नेचर। उसके बाद और एक पॉइंट होती है वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज में हमेशा क्या होनी चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब जो साई स्टार साई वाला इक्वेशन ये हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई वेव कब एक्सेप्टेबल हो सकता है, ये चारों पॉइंट है। उसके बाद देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। जो नॉर्मलाइजेशन वैल्यू है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होती है, वो होती है ये साई स्टार साई इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डीएक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एंट्रेंस के लिए, इसे याद रखना। उसके बाद आ जाती है ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। तो ऑपरेटर क्या होती है, जो कोई एक डिफरेंट फंक्शन ले लो, एक कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर कोई एक चीज ऑपरेटर, जैसे हम बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव,
तो डी वाई डी एक्स अगर ले रहे हैं हम, तो ये हो गई ऑपरेटर, ये हो गई ऑपरेटिंग फंक्शन। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आ गई पोजीशन ऑपरेटर, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप से हम सिंबलाइज करते हैं, जिसको ऑपरेट करने से क्या वैल्यू होती है, आई एच कट डी वाई डी पी एक्स, ये हो गई मोमेंटम मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। उसके बाद आती है मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होते हैं तो मोमेंटम ऑपरेटर उसको सिंबलाइज किया जाता है पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, जिसकी रिजल्ट आती है आई एच कट। ये जो ग्राड है ये 3D में है, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों के लिए ग्राड मतलब डी वाई डी एक्स हो गई, डी वाई डी वाई हो गई, या डी वाई डी जेड हो गई, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर भी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर को टी से सिंबलाइज किया जाता है। आपको पता होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ऐसा होता है। तो उसके वजह से ये पी मोमेंटम ऑपरेटर, पी ये जो पी होती है मोमेंटम होती है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पे जो हमने मोमेंटम ऑपरेटर लिया था उसका स्क्वायर, उसके वैल्यू आ जाएगी माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ग्राड स्क्वायर। ग्राड स्क्वायर मतलब डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई डी वाई का स्क्वायर, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, हैमिल्टोनियन लिख लो इसे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आई एच कट डी बाई डी टी, ये टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। उसके बाद आ जाती है एक इंपॉर्टेंट चीज, कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ये भी एक ऑपरेटर का एक फॉर्मूला है, तो जिसमें कि ऐसे सिंबलाइज किया जाता है ए बी का कम्यूटेटर इज इक्वल टू ए ऑपरेट होगा, ए ऑपरेटर ऑपरेट होगा बी के ऊपर पहले, माइनस बी ऑपरेट होगा ए के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स ऑपरेटर पी ऑपरेटर, हमने एक्स ऑपरेटर का कैसे लिखा था, यहाँ पे देखो एक्स ऑपरेटर को हमने यहाँ पे लिखा था आई एच कट डी वाई डी पी एक्स, उसके बाद मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच कट ग्राड, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई एच कट आ जाएगा। और एक कंडीशन आती है कम्यूटेटर ब्रैकेट में कि अगर ये दोनों कम्यूटेटर की वैल्यू 0 आती है, उसकी मतलब क्या हो जाएगी, इसके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिचुएशन कब होता है। तो ये हो गई एक पॉइंट आपके लिए कि जब कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन उसके पास होगी, तब कम्यूटेटर वैल्यू की 0, ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटर ब्रैकेट की, कि ए बी का कम्यूटेटर इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ बी ए का कम्यूटेटर। उसके बाद ए कम्यूटेट हो रहा है किसके ऊपर, बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे कुछ फंक्शंस ऐड होके होंगे, तो ए पहले बी के ऊपर कम्यूटेट करेगा, उसके बाद सी के ऊपर, उसके बाद डी के ऊपर, वैसे ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आ जाती है ए बी कम्यूटेटर का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला फंक्शन होगा राइट हैंड साइड में, उसका ट्रांसपोज पहले वो ऑपरेट करेगा किसके ऊपर, ए ऑपरेटर के ट्रांसपोज के ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा एंड बोथ फंक्शन का ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है ऑपरेटर ए ऑपरेट हो रहा है किसके ऊपर, बी सी मल्टीप्लाइड है, ये दोनों ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ए ऑपरेटर पहले देखो ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, सी बाहर रह जाएगा ऐसे पहले वाले टर्म में, उसके बाद प्लस बी रह जाएगा यहाँ पे। ये आप देखो, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ए कम्यूटेटर बी मल्टीप्लाइड सी, आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते ए सी उसके बाद बी, आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये सारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर के पोजीशन बहुत मैटर करता है, तो आप ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। पहले में सी हो गई राइट हैंड साइड में, उसके बाद बी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगर ऑपरेटर ए है वो ऑपरेट हो रही है किसी दूसरे कम्यूटेटर फंक्शन में, बी एंड सी एक कम्यूटेटर फंक्शन है, उसके साथ ए कम्यूट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंड वैसे ही बी सी प्लस सी एंड ए के कम्यूटेटर के साथ ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, देख लो ए बी सी कम्यूटेटर में है, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, तो ऐसा अगर सिचुएशन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। और एक बात हम देख लेते हैं, एक और फंक्शन है, किसी एक ऑपरेटर है ए, और वो ऑपरेट किसके साथ हो रहा है, ये ऑपरेटर का एक फंक्शन, मतलब ऐसा कोई देख लो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स भी एक पोजीशन ऑपरेटर है ना, तो एक्स ऑपरेट होगा अगर एफ ऑफ एक्स के साथ, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। वैसे ही
अगर एक दोनों ही किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑपरेट होगा जी ऑफ एक्स के ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। वैसे ही देखो, अगर ये दोनों फंक्शन है ए एंड बी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हैं, तो इसकी वैल्यू कब डिफरेंट टाइम है, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बी एंड ए कम्यूटेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो इसकी कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। पर ये जीरो एक स्पेसिफिक वैल्यू कब आएगी, जब ए एंड बी ये दोनों इंडिपेंडेंटली जब कम्यूट कर रहे होते हैं, वो जीरो वैल्यू देंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन आएगा, ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो कम्यूटेटर फंक्शन आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। उसके बाद हम देख लेते हैं, ए ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है बी ऑपरेटर जिसकी पावर है एन, ये दोनों ए एंड बी दोनों की जिसकी भी पावर होगी वो फंक्शन बाहर आ जाएगा, एन बी टू द पावर एन माइनस वन। जैसे हम डेरिवेटिव में कहते हैं एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव क्या होती है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वैसे ही ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बाहर आ जाएगी बी टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे ए के पावर है तो उसकी वजह से एन ए टू द पावर एन माइनस वन, बाकी कम्यूटेटर फंक्शन। उसके बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन है डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस। तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होती है, अगर सोच लो कोई एक ऑपरेटर ए है जो किसी एक आइगन फंक्शन, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो किसी एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होके वही फंक्शन उसके साथ और एक वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होके देता है, तो ये जो वैल्यू होती है कोई ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद ये जो वैल्यू आती है इसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। एंड जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, ठीक है। वैसे ही और एक ऑपरेटर है जिसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होती है, किसी एक ऑपरेटर की ट्रांसपोज अगर वो इसी ऑपरेटर की वैल्यू के साथ इक्वल हो गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स हम मैट्रिक्स वाले फॉर्मुलेशन में देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के फॉर्मुलेशन में हर्मिशियन मैट्रिक्स वैसे ही एक डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जो हर्मिशियन ऑपरेटर हमने देखा उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। ये जो नोटेशन होती है उसको हम डायरेक्ट नोटेशन बोलते हैं। वैसे ही बस नोटेशन ही है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, पर ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद कर लो, कोडिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन जो होती है उसकी। तो मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर जो होती है, हर्मिशियन फंक्शन, उसकी क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। उसके बाद आती है आइगन फंक्शंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज ऑर्थोनॉर्मल, सॉरी ऑर्थोगोनल, ठीक है। और एक होती है कि ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर से सारे जो ऑब्जर्वेबल हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये हो गई नॉर्मल हमारे कोडिंग रिप्रेजेंटेशन और ये हो गई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दोनों में क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार, किसी एक वैल्यू की मतलब ए ऑपरेटर की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख रहे हैं उसको हम बीच में रख देंगे, साई डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गई साई स्टार साई डी एक्स की इंटीग्रेशन। वैसे ही जस्ट इसको डिफरेंट नोटेशन में लिखा है मैंने। उसके बाद देख लेते हैं कि कोई पार्टिकल की स्टेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साई कोई एक फंक्शन है जिसमें फाइव वन एक स्टेट है, फाइव वन स्टेट, फाइव टू स्टेट, फाइव थ्री स्टेट, और ये हो गई उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट ऑफ पार्टिकल में। अब हम आगे देखेंगे सुपरपोजिशन में इसको डिटेल में। इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन, अगर कोई हमें वैल्यू दी गई है x1 टू x2, इसके अंदर किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे जो ऊपर माइनस इन्फाइनाइट ये होगी कंप्लीट पूरे स्पेस में, वैसे ही बस यहाँ पे x1 एंड x2 को रिप्लेस कर देते हैं, पर नीचे वाला वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ऑल स्पेस में रहता है, ठीक है। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। उसके बाद आती है स्कोडिंगर इक्वेशन। तो स्कोडिंगर इक्वेशन आपको पता है दो तरह के होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट में यहाँ पे देखो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पे साई जो होती है वो टाइम की भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी देखो, ये एनर्जी है कौन सा वाला, जो हमने टोटल एनर्जी व हैमिल्टोनियन फंक्शन दिखा था, ठीक है, वही है आई एच का डी वाई डी टी। तो ये हो गई टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये हो गई टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम ग्राड स्क्वायर प्लस वी आर, आर के रिस्पेक्ट में साई के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, इज इक्वल टू ई साई देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू कंस्टेंट है,
टाइम डिपेंडेंट में क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ग्राड स्क्वायर प्लस, और ये दोनों ग्राड वही हैं जो हमने पहले में देखा था, ग्राड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गई, डी बाई डी वाई, आप जैसे ले लो, ठीक है, वो सारे वैल्यू है। देखा, ठीक है, ये हो गई टाइम इंडिपेंडेंट। ये है यहाँ पे जो साई की इक्वेशन होती है वो आर एंड टी पे डिपेंड करती है, जो हमारे आइगन फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेन 3 टर्म होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एच कट बाई 2 साई स्टार ग्राड साई माइनस साई ग्राड साई स्टार। पहले साई स्टार लिख देंगे, उसके बाद ग्राड ऑफ साई माइनस साई लिख देंगे ग्राड ऑफ साई स्टार, ठीक है। अगर नीचे ये आई है, हम एक आई ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी माइनस आई एच का डिवाइड बाई 2m, वही जो सेम फंक्शन यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई रियल वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू मतलब साई इज इक्वल टू साई स्टार हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो जीरो। तो उसके लिए कोई भी रियल वैल्यू अगर है फंक्शन में, तो उसके लिए करंट डेंसिटी का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो जाती है जीरो। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यहीं पे अभी तो ये बस एग्जाम के लिए हम फॉर्मूला बस डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को पता नहीं है इसके बारे में, तो एग्जाम के बाद मैं डिटेल में इसको समझा दूंगा। ये किसके लिए है, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उसके लिए। अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अभी न्यू कंसेप्ट किसी कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस मार्क आपकी रिड्यूस करेंगे। अभी अगर न्यू कंसेप्ट आप पढ़ोगे, बस फॉर्मूला रिविजन करो एंड न्यूमेरिकल करो, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी में है तो बस ग्राउंड स्टेट एनर्जी में है, उसके वजह से जो नीचे था वो वाला फंक्शन हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में देखा था, देखो ये जो फंक्शन देखा था हमने प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, नॉर्मलाइज फंक्शन हो जाएगी ये। उसके वजह से प्रोबेबिलिटी नीचे वाला फंक्शन बस 1 हो गई, और बाकी जो ऊपर का फंक्शन जैसे था वैसे ही। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप बस याद कर लो कि पोटेंशियल जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसकी, प्रोबेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आते हैं ये वाले फॉर्मूला से। उसके बाद देख लो सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट। सुपर पोजिशन जो मैंने बोला था पहले, सुपर पोजिशन में क्या था, कोई एक स्टेट साई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, साई एक वेव फंक्शन है जिसका डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन स्टेट्स होते हैं, फाइव वन एक स्टेट, फाइव टू एक स्टेट, फाइव थ्री, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। तो उसमें क्या हो जाएगी, साई कब नॉर्मलाइज होगी, जब उसकी जो करस्पॉन्डेंस यहाँ पे वैल्यू होते हैं C1 C2 C3, इसकी स्क्वायर की एडिशन या सम क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, आपको पर्टिकुलर कोई आपको अगर पूछा जाए कि साई 2 स्टेट में पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप C2 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर फाई 3 में आपको पूछा जाए कि फाई 3 में पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप C3 का स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट। आपको ज्यादा कुछ फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना था आज के लिए बस। और बाकी जो पार्टिकल इन अ बॉक्स और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं क्वांटम फिजिक्स के, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।